हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समर्पण एजुकेशन हब चैनल। आगे हमने दो पार्ट तो ऑलरेडी देख लिए। दो पार्ट यानी पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने शेयर कैपिटल चैप्टर से हमने स्टार्ट किया था। सो उसमें पार्ट वन हमने देख लिया है। पार्ट वन में जो भी हमने देखा है उससे आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो जिसने भी पार्ट वन नहीं देखा, प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज सी दैट वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन आफ्टर यू जस्ट सी दिस वीडियो। ओके, सो नाउ वी विल कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक शेयर कैपिटल पार्ट टू। नाउ इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ शेयर्स। यस, क्योंकि हमने देखा था कि जो भी कंपनी होती है वो उसकी प्रोसीजर क्या होती है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ये सभी कुछ हमने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीडियो। ओके, पार्ट वन में हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया। नाउ टुडे वी विल सी अबाउट द टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड अदर थिंग्स वी विल डिस्कस विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये सभी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बोला ही ना आपको, ये बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम है, एमसीक्यू में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे आप सबको सभी के बारे में जो भी चीजें आपको शेयर कैपिटल या जो भी चैप्टर उसके में जो भी आती है वो सभी में मुझे आपको क्लियर करना है। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो टाइप्स ऑफ शेयर्स में दो टाइप के शेयर होते हैं। द फर्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर एंड द सेकंड इज इक्विटी शेयर। पब्लिक कंपनी की हम बात कर रहे थे और मैंने बोला था कि पब्लिक कंपनी के बारे में ही ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी क्या करती है, मैंने आपको डिस्कस किया था कि पब्लिक को ऑफर करती है, आईपीओ निकालती है। तो आईपीओ के निकालते वक्त वो दो टाइप के शेयर यूज कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। हाँ, प्रेफरेंस शेयर थोड़े अलग से टाइप के हैं और इक्विटी शेयर भी अलग से टाइप के। दोनों का यूज कंपनी कैसे करती है वो हम डिस्कस करते हैं आगे की स्लाइड में। सो फर्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर। द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर वी विल सी फर्स्ट। देखो भाई, प्रेफरेंस शेयर जो है वो क्या है, क्यों वो इक्विटी शेयर से अलग है, तो उसका मीनिंग यहां पे दिया है। दे कैरी टू राइट्स। देखो भाई, समथिंग स्पेशल दे हैव, दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम द इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर से क्यों अलग है भाई? देखो भाई, वो दो टाइप के स्पेशल राइट्स उसके पास है। वो स्पेशल राइट्स कौन से हैं? So the first one is right to receive dividend. Okay, wait a minute. Thank you. So first is right to receive dividend as a fixed amount. Yes, or an amount calculated at a fixed rate. देखो भाई, ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, वो एक ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिसको नॉर्मली डिविडेंड जो होता है वो फिक्स रेट में मिलता है, या तो फिक्स अमाउंट उसकी डिसाइडेड होती है, वेल डिसाइडेड होती है पहले ही। कंपनी के डायरेक्टर्स ने पहले वो अमाउंट डिसाइड कर दी होती है अपने मेमोरेंडम में। ठीक है, सो फिर वो आगे जाके उसी तरह से वो फॉलो करते हैं उसको। सो दैट इज द फर्स्ट राइट विच इज पेड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। हाँ भाई, इक्विटी है, कॉमन है, इक्विटी यानी कॉमन, आम आदमी। ठीक है, हाँ, तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं ना, उससे थोड़ा स्पेशल ये है प्रेफरेंस पसंदीदा शेयर। ठीक है, इसलिए इसको तो थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा जगमगाया है इसको। ठीक है, इसलिए इसको डिविडेंड इक्विटी शेयर से पहले दिया जाता है। अभी डिविडेंड क्या होता है ये तो आपको मालूम ही होगा। डिविडेंड यानी कंपनी जो प्रॉफिट अर्निंग करती है उसमें से अपने जो भी शेयर होल्डर से, ठीक है, जिसने उसको कैपिटल दी है, तो नेचुरल है कि दे आर द पार्टनर ऑफ द कंपनी, सो देयर इज अ शेयर इन द प्रॉफिट आल्सो। सो कंपनी जो भी प्रॉफिट में से अपना पार्ट, थोड़ा सा पार्ट, जो भी परसेंटेज डिसाइडेड होते हैं वो अपने शेयर होल्डर को देती है। दैट विल बी कॉल्ड एज अ डिविडेंड, उसी को हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले मिलता है, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। सो दिस इज द फर्स्ट राइट दे हैव। सेकंड, राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यस, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप यानी कंपनी का क्लोजिंग।
फॉर एनी रीजन, इफ द कंपनी इज गोइंग टू क्लोज, कोई भी रीजन है, कंपनी क्लोज हो जाती है मान लो, ठीक है, तो तब जिसने भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया उसको पैसा वापस तो देना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। तो अलग अलग स्टेप होते हैं रिटर्न करने में। अभी हम बात करें प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, तो हम उसी की बात करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी रीपेमेंट करना है, क्योंकि उसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तभी तो वो शेयर होल्डर होता है, ठीक है। तो उसको भी रीपेमेंट करना है, तो वो किसके पहले उसको मिलेगा? बिफोर इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसको बाद में मिलता है, पहले किसको मिलता है भाई? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है। सो दिस आर द टू स्पेशल राइट्स दे हैव। ये दो एक स्पेशल राइट्स है इसके पास जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर समथिंग स्पेशल देन द इक्विटी शेयर्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वी विल डिस्कस वेरी शॉर्टली, थोड़ा शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है विथ रेफरेंस टू डिविडेंड। देखो भाई जो भी टाइप्स है यहाँ पे, उसमें पहला टाइप यहाँ पे दिया विथ रेफरेंस टू डिविडेंड, ठीक है, कि भाई डिविडेंड के बारे में ये प्रेफरेंस शेयर अलग अलग टाइप के होते हैं। तो द नेम इज क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, ये दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर एज पर डिविडेंड होते हैं। अभी इसका मीनिंग क्या होता है? सीधा एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि मैंने बताया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक राइट होता है डिविडेंड लेने का, ठीक है, इट इज गिवन ऑलरेडी। ओके, तो मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है कि देखो भाई कंपनी है, कोरोना भी आ चुका है, ठीक है, अभी कोरोना जा चुका है, जाने वाला है इंडिया से, अभी गया नहीं है, इट इज स्टिल इन इंडिया, लेकिन अब लग रहा है कि जाने वाला है, ठीक है। सो ये जो कोरोना की इफेक्ट जो है वो सभी बिजनेस के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना, ये टाइम अनसर्टेन होता है, द फ्यूचर इज अनसर्टेन एज वी नो। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो इस सिचुएशन में कंपनी लॉस भी कर सकती है, ठीक है, क्योंकि टर्नओवर नहीं हुआ तो कंपनी लॉस में जाती है, ठीक है। तो जब कंपनी लॉस में जाती है तो क्या वो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देगी या नहीं देगी? तो यहां पे कंडीशन होती है कि अगर वो प्रेफरेंस शेयर क्यूम्युलेटिव है तो उसको डिविडेंड देना पड़ेगा। अभी मैंने बोला ना कि मैं एग्जांपल से समझाता हूं, तो एग्जांपल में देता हूं। मान लो कि हम बात करते हैं 2019 ईयर, 2020 ईयर और 2021 ईयर, ठीक है। ये 3 साल का हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो 2019 में तो बहुत अच्छी कंपनी चली, तो प्रेफरेंस शेयर को पर प्रेफरेंस शेयर मान लो कि उसने 2000 रुपए का डिविडेंड फॉर एग्जांपल है, ठीक है, एक एग्जांपल में दे रहा हूं कि भाई हर एक शेयर होल्डर को 2000 रुपए डिविडेंड मिला, ठीक है, एक एग्जांपल है। अभी 2020 आया, कोरोना भी आया, कोरोना आया इसलिए कंपनी के ऊपर इफेक्ट हुई। हाँ भाई हमको तो लॉस हुआ है भाई, वी आर नॉट एबल टू गिव डिविडेंड टू यू, ऐसा कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोलती है। तो जो क्यूमुलेटिव टाइप के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ना, उसको कंपनी ने एक प्रॉमिस किया होता है कि देखो भाई अगर लॉस होता है और उस टाइम पे अगर आपको डिविडेंड हम नहीं दे सकते तो वो डिविडेंड आगे खींचा जाएगा, इट विल बी एक्सटेंडेड टू द नेक्स्ट ईयर एंड दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो यहां पे क्या होता है कि 2020 में लॉस हुआ, इसलिए कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। तो मान लो कि 2000 रुपए का डिविडेंड लास्ट ईयर में दिया था, तो कंपनी ये बोलती है कि हम इस साल में भी 2000 की अमाउंट ही हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो 2020 का जो 2000 रुपए डिविडेंड है वो कब मिलेगा उसको? 2021 में। अभी ये तो प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, लेकिन इसके साथ कंपनी क्या करेगी भाई, 2021 अभी चल रहा है, 2021 में तो अच्छा है, अच्छी कंडीशन है, अभी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा प्रॉफिट फिर से कर रही है। सो कंपनी और डिविडेंड मान लो कि 2500 भी दे रही है इस साल द कंटिन्यू ईयर 2021 ईयर, ठीक है। तो
टोटल वो कितना डिविडेंड देगी भाई? 4,500। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पिछले साल जहां पे लॉस हुआ था उस साल का जो डिविडेंड नहीं दिया था वो यहां पे एक्सटेंड हुआ और फिर दोनों को मिला के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। सो दिस टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है जिसका डिविडेंड अगर लॉस हुआ और नहीं दिया तो वो एक्सटेंड होता है अगले साल में और फिर वो दिया जाता है जब प्रॉफिट होता है तब। क्लियर? उसका अपोजिट है नॉन क्यूमुलेटिव, यानी कि अगर लॉस हुआ भाई नहीं देना है, जब प्रॉफिट हुआ है तभी देना है। सो दैट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड नॉन क्यूमुलेटिव, यानी कि जिसका डिविडेंड एक्सटेंड नहीं होता, भाई लॉस हुआ है भाई नहीं देना है, उसका डिविडेंड आगे एक्सटेंड नहीं होगा। ठीक है, जब प्रॉफिट होगा तो यस उसी साल में जितना प्रॉफिट होता है उसका परसेंटेज जो भी फिक्स डिसाइडेड है बस ये दे दो, हो गया काम खत्म। सो दैट इज कॉल्ड नॉन क्यूमुलेटिव। सो समझ में आ गया क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज with reference to participation in surplus profit. Wait a minute. ओके, तो चलो यहां पे दूसरा पार्ट दिया है विथ रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। देखो भाई सरप्लस क्या होता है, तो मैंने बताया ना कि भाई डिविडेंड दी जाती है, कंपनी डिविडेंड देती है। ठीक है, और कुछ भी रिजर्व भी रखती है, कुछ भी रखती है। ठीक है, सो ये सभी कुछ करने के बाद मान लो कि वहां पे प्रॉफिट की और अमाउंट पड़ी हुई है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज सरप्लस अमाउंट। एक सरप्लस अमाउंट होगी। ठीक है, तो ये सरप्लस अमाउंट जो कंपनी की है प्रॉफिट की, ठीक है, उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पार्टिसिपेशन होता है तो वो बोला जाएगा पार्टिसिपेटिंग, और अगर पार्टिसिपेशन नहीं होता है तो वो बोला जाएगा नॉन पार्टिसिपेटिंग। बहुत इजी है। ठीक है, सरप्लस में अगर प्रेफरेंस शेयर को पार्टिसिपेट किया जाता है, हाँ भाई आपको ऑलरेडी डिविडेंड तो दिया है एज पर फिक्स अमाउंट, जैसे कि हमने आगे देखा कि उसको फिक्स अमाउंट होती है या तो फिक्स परसेंटेज होता है, वो डिविडेंड तो उसको मिल गया। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि भाई और एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा हुआ है, सब कुछ दे दिया, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद भी कुछ प्रॉफिट बचा हुआ है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सरप्लस अमाउंट। तो वो सरप्लस अमाउंट में से भी अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट अगर दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और अगर ऐसा नहीं होता है कि भाई तेरे को दे दिया ना, एक बार फिक्स अमाउंट दे दी ना, बस बात खत्म, अभी हमारे पास सरप्लस है, हमारे पास मत आना भाई, आपको ये राइट नहीं दिया गया, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ नॉन पार्टिसिपेटिंग। ओके, सो पार्टिसिपेटिंग यानी सरप्लस में भी उसका पार्ट है, फिक्स अमाउंट तो दे दी है लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट भी हमें देनी है अगर वो पार्टिसिपेटिंग है तो, और अगर वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो उसको जो फिक्स अमाउंट दे दी बस बात खत्म हो गई, वहां पे चैप्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वहां पे डिविडेंड का चैप्टर क्लोज हो जाता है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्ट यानी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कन्वर्ट। सो कन्वर्टेबिलिटी यानी कि यहां पे जो भी प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल यानी जो कन्वर्ट होते हैं, वे कन्वर्ट किस में होते हैं, प्रेफरेंस शेयर किस में कन्वर्ट होते हैं, इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, सो इफ इट इज कन्वर्टिबल इन इक्विटी शेयर देन इट विल बी कॉल्ड एज अ कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। क्लियर? बट इफ इट इज नॉट कन्वर्टिबल इन इक्विटी शेयर, अगर वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होते हैं ऐसा बोला गया, तो वो हो जाएगा नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर? बहुत इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू रिडीम्शन। देखो भाई रिडीम्शन का मतलब क्या होता है, रिडीम, यहां पे जो ये वर्ड है इसका हम मीनिंग निकालेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज अ रीपेमेंट। इसको हम रीपेमेंट बोलेंगे। भाई आपने किसी के पास से पैसा लिया उधार, ठीक है,
तो उसको वापस देना भी पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम ही रख ले, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो पैसा देता है कंपनी को, भाई हमारे पास पैसा है, आप यूज करो, अपनी कैपिटल बनाओ और फिर कमा धमा के हमें वापस देना, ठीक है। तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ रिडीम, रिडीम यानी रीपेमेंट। तो मान लो कि यहां पे लिखा है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर जो होल्डर जो होते हैं, मान लो कि वहां पे पहले एक फिक्स ड्यूरेशन डिसाइड कर दी कि भाई 5 साल के लिए आपका पैसा हम यूज करेंगे, 5 साल के बाद हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ रिडीमेबल। क्लियर? या तो कोई भी फिक्स ड्यूरेशन पहले से डिसाइडेड होती है कंपनी में और उसी ड्यूरेशन में वो यूज करते हैं और फिर वो रिडीम भी कर देते हैं। सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इसका टोटली अपोजिट इरिडीमेबल। इरिडीमेबल यानी पैसा वापस नहीं देना। भाई आपने पैसा तो दे दिया लेकिन वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इरिडीमेबल। यानी यहां पे कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होती है, ठीक है। जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तब आपको अगर हमारे पास पैसा बचा तो आपको मिलेगा, अगर नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। सो दैट विल बी कॉल्ड एज इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। लेकिन यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा, यू कैन सी द कंपनी एक्ट 2013 डज नॉट परमिट टू इश्यू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कंपनी एक्ट मना कर रही है भाई, आप ऐसे शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आप इश्यू नहीं कर सकते। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इक्विटी शेयर्स, यस, हमारे वाले शेयर आ गए, आम आदमी, ठीक है, इक्विटी कॉमन। तो देखो भाई, प्रेफरेंस शेयर की हमने बात कर ली, द स्पेशल टाइप ऑफ शेयर्स दैट वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। हाँ, एक और बात मुझे बोलनी थी। ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं ना, वो मेनली कौन होते हैं मालूम है? वो मेनली कंपनी के जो भी एम्प्लॉइज होते हैं ना, जो पहले से मैंने कल आपको बात की थी कि कंपनी जब भी पब्लिक को ऑफर करेगी तो वो डायरेक्टली ऑफर नहीं करती है। चलो भाई आज हमने कंपनी स्टार्ट की, आज हमने बिजनेस स्टार्ट किया और वो डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट कर दिया, डायरेक्टली हमने आईपीओ निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। वो कंपनी पहले एज ए प्राइवेट लिमिटेड वर्कआउट करती होगी, उसने अपनी एक गुडविल बनाई होगी, मार्केट में अपना नाम बनाया होगा और फिर जाके उसने अपना आईपीओ इश्यू किया होगा, ठीक है। तभी तो पब्लिक उसके ऊपर ट्रस्ट करेगी और अपना पैसा कंपनी को देगी यूज करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी कल दिया था, पेटीएम है, फ्लिपकार्ट है, दिस आर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो ये जो भी कंपनीज है उसमें कई सारे एम्प्लॉइज काम करते होंगे, ठीक है, कई सारे वहां पे मैनेजर, डायरेक्टर, ऑथोराइज पर्सन जो भी होंगे, ठीक है। तो कंपनी पहले क्या करेगी मालूम है? हाँ भाई देखो भाई, आपने हमारा बहुत साथ दिया है, ठीक है, यू आर द फर्स्ट, आई प्रीफर यू एज अ शेयर होल्डर, मैं आपको प्रीफर करता हूं, ऐसा कंपनी का जो ओनर होगा ना वो बोलेगा। भाई एम्प्लॉइज, आपने हमारा साथ दिया है, आपने ही ये कंपनी को आगे बढ़ाया है, ठीक है, इसलिए हम पहले आपको प्रायोरिटी देंगे, यू आर द फर्स्ट शेयर होल्डर विल बी, ओके। तो यहां पे एम्प्लॉइज जो होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, उसको एक प्रेफरेंस दिया जाता है, तो उसी को बोला जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। और इक्विटी शेयर होल्डर कौन होगा? जो कॉमन है, कॉमन यानी जो पब्लिक में से लिया हुआ है, पब्लिक के पास से जो पैसा लिया जाता है, दैट विल बी कॉल्ड एज इक्विटी शेयर्स, ओके। तो चलो यहां पे मीनिंग लिखा है वो देख लेते हैं। दे आर द शेयर्स विच डज नॉट एंजॉय, यस, which does not enjoy the right of receiving dividend। इसको डिविडेंड रिसीव करने का राइट नहीं होता है, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर को था। प्रेफरेंस शेयर को था भाई, कंपनी ने बोल दिया था भाई तेरे को प्रॉफिट मिलेगा, मिलेगा और जरूर मिलेगा। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर होता है ना, वो बेचारा ऐसा ही खड़ा रहता है, अरे यार प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज दे हैव नो दैट काइंड ऑफ स्पेशल राइट, ओके। और आगे जाके रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल आएगी नहीं आएगी, नॉट फिक्स्ड, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? डिविडेंड भी अनसर्टेन है, मिलेगा नहीं मिलेगा,
कैपिटल जो इन्वेस्ट कर दी वो भी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये तो ऐसा हो गया डू और डाई जैसा हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। दे आर द मोस्ट कॉमनली इश्यूड क्लास ऑफ शेयर्स एंड कैरी द मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। मोस्ट कॉमनली इश्यूड क्लास ऑफ शेयर्स, फिर भी कंपनी ये शेयर मोस्ट कॉमनली ज्यादा से ज्यादा इक्विटी शेयर इश्यू करती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? वहां पे डिविडेंड अनसर्टेन है, कैपिटल का रीपेमेंट भी अनसर्टेन है, फिर भी कंपनी इसको ही ज्यादा इश्यू करती है। ऐसा क्यों? तो इट इज बिकॉज दैट इज कॉल्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। इसको रिस्क एंड रिवॉर्ड नाम दिया जाता है इक्विटी शेयर को। रिस्क, अभी रिस्क रिस्क वर्ड से हमें वो वेब सीरीज का एक डायलॉग याद आ गया, रिस्क है तो समझ में आ गया ना आपको? हाँ, तो यहां पे सब कुछ पैसों का खेल है। कंपनी पैसे के लिए इक्विटी शेयर इश्यू करती है और पब्लिक जो है ना वो भी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करती है कि हाँ भाई हमारा पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छी है। पेटीएम जैसी अगर कंपनी, अभी पेटीएम भी आईपीओ निकालने वाली है वेरी नियरेस्ट टाइम, ठीक है, और फिर वो बोले कि पेटीएम करो, तो ऐसी जो भी कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है और वो पब्लिक को ऑफर करेगी तो पब्लिक ऑफ कोर्स ट्रस्ट करेगी कि हाँ भाई ये आगे जाके हमें बहुत अर्निंग देने वाली, बहुत पैसा देने वाली है। तो यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड है, रिस्क है लेकिन साथ में रिवॉर्ड भी है, बहुत अच्छा रिवॉर्ड देती है, ठीक है। जैसे कि अभी अभी हमने यहाँ पे एक नाम भी लिखा, यू कैन सी, राकेश झुनझुनवाला, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया का, ठीक है। बीच में एक फोटो भी आई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर और राकेश झुनझुनवाला के बीच एक कोई मीटिंग हुई थी, उसके फोटो भी बहुत वायरल हुई थी। सो ही इज द वेरी बिगेस्ट इन्वेस्टर ऑफ इंडिया इन अवर स्टॉक मार्केट, और उसने जो शुरुआत की थी और आज उसका बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में, और अभी अभी उसने एक इन्वेस्टमेंट किया था और बहुत बड़ा प्रॉफिट किया। सो यस, आपको सब कुछ मालूम है, मुझे मालूम है, तो आई डोंट वांट टू गो इन दैट डीप थिंग। मुझे बस आपको यही बोलना है कि इक्विटी शेयर जो है वो रिस्क वाला है लेकिन बड़ा रिवॉर्ड भी देता है, ठीक है। कि भाई आपने मान लो कि आपने कोई कंपनी है, उसने 10 रुपए का शेयर इश्यू किया, ठीक है, 10 रुपए का एक, ऐसा मान लो कि उसने 1 लाख शेयर इश्यू किया, तो उसको कितने की कैपिटल मिलेगी? 1 लाख इंटू 10 यानी 10 लाख की कैपिटल मिलेगी उसको, ठीक है। अभी ये जो 10 लाख की कैपिटल उसको क्रिएट करनी है, उसके लिए उसको आईपीओ निकालना पड़ेगा, ऑफर करनी पड़ेगी पब्लिक को। तो मान लो कि मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था रमेश भाई का, ना रमेश भाई नाम का, ठीक है। अभी रमेश भाई ने क्या किया, 500 शेयर परचेज कर लिए, ठीक है, 500 शेयर परचेज कर लिए, तो एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीज, यानी उसने कितना पेमेंट किया था? 5000। ये हमने कल देखा था, कल यानी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था ये एग्जांपल कि भाई रमेश भाई ने 500 शेयर्स परचेज किया, ईच ऑफ ₹10, इसलिए उसने 5000 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया होगा। अभी ये रमेश भाई ने ऐसा क्यों किया? रमेश भाई को पता था कि डिविडेंड अनसर्टेन है, डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ डिसाइडेड नहीं है। कंपनी ने बोला है कि हाँ भाई 2% 3% डिविडेंड मिलेगा, बट इट इज अनसर्टेन। कंपनी का अगर विश होगी तो वो देगी, अगर विश नहीं है तो नहीं देगी, ठीक है। वैसे रीपेमेंट वो भी अनसर्टेन है, पैसा आएगा नहीं आएगा वो भी अनसर्टेन है। तो भी रमेश भाई ये क्यों कर रहे हैं? दैट इज बिकॉज द कंपनी हैज गुडविल। जो कंपनी प्रॉफिटेबल है, जो कंपनी का अच्छी गुडविल है, रमेश भाई उसमें पैसा लगाते हैं। उसको मालूम है कि भाई ये जो 10 रुपए है ना, वो आगे जाके 50 रुपए बनने वाले हैं, और अगर उसका लक बहुत अच्छा है तो वो 100 तक भी जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम तो है कि अगर आपकी रेपुटेशन इंक्रीज होती है तो आपकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो मान लो पेटीएम जैसी कंपनी अगर आईपीओ निकालती है, और मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि वही वैल्यू हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं कि मान लो उसने 10 रुपए का एक शेयर इश्यू किया, या तो 100 रुपीज का शेयर इश्यू किया, पर शेयर 100 रुपीज ऐसा इश्यू किया, तो वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, उसके खरीदार बहुत होंगे, ठीक है।
तो हमको इकोनॉमिक्स का तो मालूम ही है रूल जो है वो, कि भाई डिमांड अगर ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उसकी प्राइस तो इंक्रीज होने ही वाली है 100%। बस वही रूल यहाँ पे अप्लाई होता है कि पेटीएम ने जितना शेयर इश्यू किया होगा यानी किया कर सकती है, ठीक है, और उसके सामने मान लो कि उसकी डिमांड ज्यादा हो गई तो प्राइस ज्यादा हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ इक्विटी शेयर। ये है बेनिफिट इक्विटी शेयर का कि भाई आप 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन आगे जाके अगर वो 20 रुपए भी हो गया एक महीने में, तो रमेश भाई को यहाँ पे कितना फायदा हुआ? ऑफ कोर्स 5000 उसको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया था 5000 का। लेकिन अगर आज देखा जाए, अगर 20 रुपीज अगर हो जाता है तो 500 इंटू 20 कितना होगा? 10,000, सीधा 5000 का प्रॉफिट। तो अगर मान लो जिसने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा? डायरेक्टली डबल, 1 लाख का प्रॉफिट मिलेगा उसको। So this is the logic after this equity share and this is the benefit of equity share। लेकिन इसके लिए क्या उठाना पड़ता है? भाई रिस्क तो उठाना पड़ता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल। हाँ, द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कैपिटल। भाई कंपनी आईपीओ इश्यू करती है, कंपनी पब्लिक को शेयर कैपिटल क्रिएट करने के लिए ऑफर करती है कि हाँ भाई आपका पैसा हमें दो। तो इसके लिए जो कैपिटल कंपनी के पास आएगी, ठीक है, वो कैपिटल के भी अलग अलग नाम है जो हमें याद रखने हैं, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस। तो चलो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिया ऑथोराइज कैपिटल, जिसको अलग से भी हम बोल सकते हैं नॉमिनल कैपिटल, और इट विल बी कॉल्ड एज अ रजिस्टर्ड कैपिटल। ये 3 नाम है और आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ऑथराइज कैपिटल इज नोन एज ब्लैंक, और फिर 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, ठीक है। तो आपको ये 3 नाम सिर्फ याद रखना है, यू कैन जस्ट डू इट, ओके। हाँ भाई, तो ये ऑथराइज कैपिटल होती है क्या, उसका मीनिंग यहां पे लिखा है, सच कैपिटल एज इज ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। देखो भाई, कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन होता है तब कंपनी रजिस्ट्रार में या तो उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसमें एक मैक्सिमम अमाउंट डिसाइड होती है कि भाई कंपनी इतनी कैपिटल इश्यू कर सकती, इतने शेयर्स इश्यू कर सकती मैक्सिमम लेवल पे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। एक मैक्सिमम फिगर वो डिसाइड करती है, ठीक है। यहाँ पे इससे ज्यादा कैपिटल नहीं, बस हमें एक लिमिट दी जाती है कंपनी को। सो वो जो लिमिट होती है मैक्सिमम लेवल ऑफ कैपिटल, उसको हम बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल, ठीक है। उसको ऑथोराइज कैपिटल बोला जाएगा, या तो नॉमिनल कैपिटल बोला जाएगा, या तो रजिस्टर्ड कैपिटल बोला जाएगा, एज पर सेक्शन 2B ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इश्यूड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल तो हो गया, मैक्सिमम लेवल डिसाइड हो गया कि हाँ भाई हमें कंपनी का इतना लेवल है, ठीक है, अभी इसमें से कितनी कैपिटल इश्यू करनी है, उसको बोला जाएगा इश्यूड कैपिटल, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ऑथोराइज कैपिटल मान लो कि है 10 लाख, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 10 लाख रुपए ऑथोराइज कैपिटल डिसाइड की, ठीक है। तो कंपनी जो है वो क्या करेगी, 10 में से मान लो कि 8 लाख रुपए के शेयर्स इश्यू करती है, ठीक है। तो जो 8 लाख रुपए का जो शेयर इश्यू किया, दैट विल बी कॉल्ड एज अ इश्यूड कैपिटल, ठीक है। तो यहां पे लिखा है सच कैपिटल एज द कंपनी इश्यूज फ्रॉम द टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। टाइम टू टाइम सब्सक्रिप्शन के भाई अलग अलग टाइम पे शेयर होल्डर के पास से पैसा मंगाएगी कंपनी, वो भी हम एग्जाम में डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। अभी हम जस्ट डिस्कस करते हैं कैपिटल टाइप ऑफ जो अलग अलग टाइप की कैपिटल, बस उसकी डिस्कस करते हैं। फिर हम डिस्कस करने वाले जर्नल एंट्रीज और कौन से स्टेप्स में वो कैपिटल मंगवाती है, वो सभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो कंपनी जो है वो पब्लिक के पास से टाइम टू टाइम पैसा मंगवाने के लिए जो कैपिटल इश्यू करती है ऑथराइज कैपिटल में से ही, कि भाई 10 लाख की कैपिटल ऑथराइज्ड है, ये मैक्सिमम लेवल है, उसमें से उसने 8 लाख अभी मुझे पब्लिक के पास से चाहिए, ठीक है।
सो 8 लाख रुपए के शेयर्स अगर कंपनी इश्यू करती है, देन इट इज कॉल्ड इश्यूड कैपिटल. ओके, एंड दैट इज सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 250 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013. नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल. सब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी कंपनी ने तो शेयर इश्यू कर दिया, 8 लाख रुपए के शेयर इश्यू किए. ठीक है, अभी कंपनी जो है ना वो अलग अलग स्टेप में पैसा मंगवाती है. जैसे कि पहले तो एप्लीकेशन होती है. ठीक है, हमने कल देखा था ना इनकॉर्पोरेशन में प्रोस्पेक्टस. तो प्रोस्पेक्टस में एप्लीकेशन का फॉर्म दिया जाता है. जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था, मैंने आपको बोला भी था कि अगर आपको स्कूल में एडमिशन लेना होता है तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, एडवांस में थोड़ी डाउन पेमेंट या फीस जो भी है वो आपको देना पड़ता है. बस वही प्रोसीजर यहाँ पे होती है कि अगर आपको कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर बनना है तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा. और जब आप अप्लाई करते हो तब कंपनी को कुछ पैसा देना पड़ेगा. ठीक है, तो मान लो कि 10 रुपए का शेयर है, तो 10 रुपए में से मान लो कि आप एप्लीकेशन में 3 रुपए, मान लो कि कंपनी डिमांड करती है कि भाई हमें 3 रुपए चाहिए एप्लीकेशन के ऊपर. ठीक है, तो 3 रुपए कंपनी मंगवाती है. अभी आप बोलोगे कि सर 3 रुपए सिर्फ मंगवाएगी. भाई ये 3 रुपए जो है ना वो मल्टीप्लाई करो आपने जितने शेयर्स खरीदे ना उसको. ठीक है, तो 3 रुपए, मान लो कि आपने 1000 शेयर खरीदे तो आपकी अमाउंट कितनी हो गई, 3000. यानी कि आपको कितना पैसा देना है, 3000 रुपए कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पे 3000 रुपए देने. ठीक है, फिर आगे जाके कंपनी आपको अलॉट करेगी कि हाँ भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ यू आर बीइंग अवर शेयर होल्डर, आप हमारे शेयर होल्डर बन गए. जैसे कि अच्छी कॉलेज होती है, अच्छी स्कूल होती है, तो वैसे उसमें मालूम है ना आपको लिमिटेड सीट्स होती है और उसके सामने एप्लीकेशन बहुत सारी आती है. तो जिसका रैंकिंग अच्छा होता है उसको एडमिशन मिल जाता है, और जिसका रैंकिंग अच्छा नहीं होता है, जिसका वो क्या बोलते हैं मेरिट, हाँ मेरिट लिस्ट, जिसका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं होता है उसको रिजेक्ट किया जाता है कि हाँ भाई तू जा. ठीक है, सो जिसका एडमिशन हो गया उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है स्कूल या तो कॉलेज जो भी है. वैसे ही यहाँ पे होता है कि कंपनी ने जितना शेयर इश्यू किया उसके सामने मान लो ज्यादा एप्लीकेशन आ गई. मान लो कि कंपनी ने 1 लाख इश्यू किया, 1 लाख शेयर इश्यू किया, लेकिन कंपनी को मिला 1,20,000 एप्लीकेशन मिली, 1,20,000. ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि भाई कितने को अलॉट करना है, कितने को हमें शेयर होल्डर बनाना है, कितने को रिजेक्ट करना है. ठीक है, सो दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ अलॉटमेंट. और जब ये मैसेज भेजती है कि आप आप अलॉटेड हो, आप शेयर होल्डर बन गए हो, यू आर वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, तो तब जाके वहां पे भी वो कंपनी पैसा मांगती है कि देखो भाई आपको अलॉट तो कर दिया, आप एक काम करो हमें 2 रुपए दे दो. ठीक है, तो यहाँ पे 1000 शेयर आपने खरीदे हैं तो 1000 इंटू 2 यानी 2000 आपको देना पड़ेगा. ठीक है, फिर मान लो कि कंपनी 2 स्टेप एक्स्ट्रा लेती है, फर्स्ट एंड फाइनल, जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल. ठीक है, तो मान लो कि यहां पे 2.5 रुपीज और यहां पे भी 2.5 रुपीज, इस तरह से टोटल कितना हुआ भाई 10 रुपया. 10 रुपया इस तरह से कंपनी मंगवाएगी पब्लिक के पास से स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, तो यहां पे हमने क्या डिस्कस किया, सब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी कंपनी ने जो शेयर इश्यू किया उसका पैसा कंपनी पब्लिक के पास है, ये अलग अलग स्टेप्स में मंगवाती है. ठीक है, और जो भी कैपिटल कंपनी ने इश्यू की है, तो जितने शेयर्स इश्यू किए हैं उसके सामने जो पैसा पब्लिक ने दिया दैट विल बी कॉल्ड एज अ सब्सक्राइब्ड कैपिटल. ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे लिखा है सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी. कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के जो भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उसने ये डिसाइड किया कि चलो भी अभी तो कंपनी के पब्लिक के पास से 3 रुपया मंगवाना है, एप्लीकेशन का 3 रुपया. ठीक है, मुझे मंगवाना है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ सब्सक्राइब कैपिटल. ठीक है, तो
1,00,000 रुपए, सॉरी 1,00,000 शेयर है, ठीक है, और 3 रुपया कंपनी मंगवा रही है एज पर दिस कंडीशन, ठीक है, तो कंपनी को 3,00,000 रुपए मिलने वाले हैं। मिला कंपनी को, एक ये प्रोबेबिलिटी लग रही है कि मुझे इतना पैसा मिलने वाला है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि अभी इतना पैसा मंगवाते हैं, ठीक है। अभी आगे जाके क्या होता है वो हम देखते हैं। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इसका मतलब क्या होता है? कंपनी के डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया था कि भाई 1,00,000 शेयर्स है और एप्लीकेशन के टाइम पे हमें 3 रुपया मंगवाना है, तो चलो 3,00,000 रुपए का सब्सक्राइब कैपिटल तो हो गया, इतना पैसा हमें मंगवाना है, सो दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। लेकिन उसके सामने पब्लिक ने क्या पूरा पैसा दे दिया या किसी ने बाकी रख दिया, वो भी तो देखना पड़ता है ना, ठीक है। तो मान लो कि पब्लिक ने भी पूरा पैसा दिया, ठीक है, पब्लिक ने भी 1,00,000 शेयर्स का 3 रुपया होके पूरा का पूरा 3,00,000 रुपया दिया, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, ओके। सो यहां पे हमें ये समझना है कि जो कंपनी शेयर इश्यू करती है, जो इश्यू करती है, फिर वो सब्सक्राइब कैपिटल होती है, और फिर सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली पेड अप होती है या क्या होता है वो भी हम आगे देखते हैं। ये तो फुल्ली पेड अप का एग्जांपल लिया। अभी नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप यानी वो भी मैं आपको समझाता हूं कि मान लो कि चलो एप्लीकेशन का तो पूरा पैसा 3,00,000 रुपए आ गया, लेकिन जब दूसरा स्टेप आता है अलॉटमेंट का, तब कंपनी ने वापस कितना पैसा मंगवाया था भाई? 2 रुपए मंगवाए थे। कंपनी ने तो 2 रुपए मंगवाए, ठीक है, शेयर होल्डर के पास से। लेकिन मान लो कि एक भाई है, एक्स पर्सन जो भी है, ठीक है, उसने मान लो कि 2,000 शेयर खरीदे हैं। He has purchased 2,000 शेयर्स, ठीक है, उसने एप्लीकेशन का तो पैसा दे दिया था, 2,000 into 3 यानी 6,000 रुपीज तो उसने दे दिया था। लेकिन उसने ये जो अलॉटमेंट का पैसा वो नहीं दिया, ठीक है। सो मल्टीप्लाई विथ 2, तो ये कितना होगा? 4,000 रुपीज, ठीक है। तो ये उसने नहीं दिया, सो इसलिए यहां पे क्या होगा? कंपनी के पास जो फुल्ली कैपिटल होनी चाहिए, यानी कि उसके हिसाब से कंपनी को कितना मिलना चाहिए? 2,00,000 मिलना चाहिए ना, 2,00,000 मिलना चाहिए। लेकिन कंपनी को कितना पैसा मिलता है भाई? 4,000 कम मिलेगा, यानी कंपनी को मिलेगा 1,96,000, क्योंकि ये जो एक्स पर्सन है ना, इसने अपने शेयर का जो पैसा था, अलॉटमेंट का जो 2 रुपया देना था पर शेयर, वो उसने नहीं दिया अलॉटमेंट के टाइम, ठीक है। इसलिए कंपनी के पास 2,00,000 के सामने कितना पैसा आया? 1,96,000। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ओके। आगे जाके कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मीनिंग मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि कंपनी ने 10 रुपए का शेयर इश्यू किया, ठीक है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है अपने शेयर्स की, वो उसने शेयर इश्यू किया। लेकिन वो 10 रुपए के सामने अगर मान लो कि कंपनी ऐसा करती है कि बेबी 8 रुपए मंगवाने हैं, 2 रुपए नहीं मंगवाने, ठीक है, 2 रुपीज जो है वो कंपनी के डायरेक्टर ऐसा डिसाइड करते हैं कि ये हम रिजर्व रखते हैं, एज ए रिजर्व कैपिटल हम रखते हैं, ठीक है, अभी इसका हमें यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ 8 रुपए का ही हमें काम है, 8 रुपए से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो इतना पैसा ही कंपनी मंगवाती है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ कॉल्ड अप कैपिटल। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है। फिर है कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स यानी यहां पे लिखा है ना कि मींस द अमाउंट नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी नॉट पेड बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर जो पैसा नहीं देता है, जैसे कि आगे के हमने एग्जाम्पल में देखा कि भाई एक्स पर्सन ने 4,000 रुपया नहीं दिया, ठीक है, बाकी सबने दे दिया लेकिन एक्स पर्सन ने नहीं दिया 4,000 रुपए, सो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर्स, ओके। चलो आगे, कॉल्स इन एडवांस।
कॉल्स इन एडवांस यानी कई शेयर होल्डर ऐसे भी होते हैं कि भाई कंपनी ने मंगवाया था अलॉटमेंट का पैसा, लेकिन उसने तो फर्स्ट कॉल का भी दे दिया, फाइनल कॉल का भी दे दिया। तो मान लो कि एक्स पर्सन जो था उसने ही ऐसा किया कि भाई अलॉटमेंट के टाइम उसको देना था 2 रुपया, लेकिन उसने कितना पैसा भरा भाई, फर्स्ट कॉल का था 2.5, फाइनल कॉल का भी 2.5, यानी 2 प्लस उसका टोटल होता है 5, और अलॉटमेंट का 2 रुपीज, यानी टोटल होता है 7 रुपीज। उसने 7 रुपीज, देखो उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का भी दिया और फाइनल कॉल का भी दिया। ये सब कुछ कब दिया उसने, जब कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, ठीक है, उसी टाइम पे उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया, फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया। सो एडवांस में वो पे करता है, उसको क्या बोला जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अ कंपनी इफ इट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट्स may receive amount against calls yet to be made, the amount so received is called as calls in advance। जो कंपनी ने अभी पैसा मंगवाया ही नहीं है, लेकिन अगर उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परमिशन दी जाती है, तो शेयर होल्डर के पास से अगर कोई अमाउंट एडवांस में मिलती है जिसका कॉल अभी कंपनी ने किया ही नहीं है, जो कंपनी ने मंगवाया ही नहीं है, अगर वो पैसा कंपनी को मिल जाता है, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ कॉल्स इन एडवांस। ओके, अभी ये जो कॉल्स इन एडवांस है उसकी हम एंट्री कैसे करते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझनी है, तो वो भी मैं आपको बोल देता हूं। इन बैलेंस शीट, जो हमारी फाइनेंशियल बैलेंस शीट होती है, ठीक है, उसमें मेन हेड होता है करंट लायबिलिटी, ठीक है, और वो करंट लायबिलिटी के अंडर में सब हेड होता है अदर करंट लायबिलिटीज, यहां पे वो रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, ओके, आगे द लास्ट टॉपिक इज रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। देखो भाई वर्ड हमें एक जैसा लग रहा है, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, लेकिन ये दोनों अलग है। रिजर्व कैपिटल यानी मैंने अभी आपको समझाया कि कंपनी ऐसा डिसाइड करती है, कंपनी के डायरेक्टर ऐसा डिसाइड करते हैं भाई 10 रुपए का शेयर है, लेकिन हमें पूरा नहीं मंगवाना, हमें 8 रुपए मंगवाना है, कॉल्ड अप कैपिटल 8 रुपए, 2 रुपये रिजर्व रखो भाई। रिजर्व क्यों भाई, फ्यूचर में जब कंपनी का वाइंडिंग अप प्रोसेस होगा, ठीक है, तब हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, सो यहां पे लिखा देखो, रिजर्व कैपिटल इट इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी रिजॉल्व्स नॉट टू कॉल एक्सेप्शन द इवेंट ऑफ इट बीइंग वाउंड अप। कंपनी ये पैसा कब मंगवाएगी, जब कंपनी का क्लोजिंग होगा तभी वो पैसा मंगवाएगी, तब तक कंपनी वो पैसा नहीं मंगवाएगी। ठीक है, सो उसको हम बोलेंगे रिजर्व कैपिटल। और आगे जाके कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व यानी जो कैपिटल टाइप का प्रॉफिट होता है उसमें से जो प्रॉफिट कंपनी को मिलता है, जो कैपिटल टाइप का प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसको अगर कंपनी रिजर्व रखती है, यानी कि वो नॉर्मली जैसे कि डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ऐसे काम में वो यूज नहीं कर सकती वो प्रॉफिट, क्योंकि वो कैपिटल टाइप का प्रॉफिट है। हमने ये समझा है ना 11th कॉमर्स में, रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल टाइप ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो कैपिटल टाइप के प्रॉफिट होते हैं वो नॉर्मली जो रेगुलर वर्क होता है कंपनी का, जैसे कि डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसमें वो कैपिटल टाइप का प्रॉफिट यूज नहीं हो सकता है। तो उस टाइप का प्रॉफिट को, उस टाइप के रिजर्व को हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इट इज अ रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, जो कैपिटल प्रॉफिट में से क्रिएट हुई है, एंड इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, जो डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्री नहीं है, उसमें से डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। और ये कैपिटल रिजर्व में क्या आएगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो यहां तक रखते हैं आज। हमने अब तक जो भी देखा है, शेयर कैपिटल के बारे में देखा, इशूड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, जो भी हमने देखा, अगर आपको समझ में नहीं आया ना, वापस देख लेना। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अगर ये भी जो भी हमने ये कंटेंट आपको देखा होगा, अगर आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए, सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू दैट you just download this app, and from this app you can get this. Okay, the link is given in this video. Okay, आपको ये लिंक नीचे मिल जाएगी और वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और वहां से आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहना, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करते रहना, ताकि हम आगे बढ़ सके और हमारा जो मंजिल है वो वहां पे हम पहुंच सके। बस यही हमारा टारगेट है। सो थैंक यू वेरी मच।
और आगे के वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है टाइप्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। तो वो क्या है, कैसा है, सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।